हिंदी हमारी शान को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ एक बड़े भाई साहब पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। बड़े तो वो मुझसे 5 साल थे, लेकिन पढ़ाई में वो उससे सिर्फ 3 कक्षा आगे थे। उन्होंने भी इसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने किया, यानी कि जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया था, मेरे बड़े भाई साहब ने भी उसी उम्र में ही पढ़ना शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो मुझसे केवल 3 कक्षा ही आगे थे। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत कर डालना चाहते थे, जिस पर कि वो एक आलीशान महल बना सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी उसमें 3 साल भी लग जाया करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। उन्हें लगता था कि मुझे एक कक्षा में अधिक से अधिक समय लगाना चाहिए ताकि मेरी उस कक्षा की बुनियाद और मजबूत हो सके। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और मेरे बड़े भाई साहब की उम्र 14 साल की थी। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, यानी कि मेरी निगरानी करने का अधिकार तो वो ऐसा समझते थे कि उन्हें जन्म से ही मिला हुआ है। और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी कभी किताब पर और कभी कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें वो बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य को वो 10 से 20 बार लिख डालते थे ताकि वो शब्द या वाक्य उन्हें बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए। कभी एक शेर को कई बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल, अमीना भाइयों भाइयों। दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्री राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का अर्थ मैं निकाल सकूं, लेकिन मैं असफल रहा और उनसे पूछने का साहस मुझे हुआ ही नहीं, क्योंकि लेखक अपने बड़े भाई साहब का बहुत आदर किया करता था। वह जब 9वीं जमात में थे और लेखक 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना लेखक के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही मैं हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था और कभी कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां बनाता और कभी अगर कोई मेरा साथी मिल जाता तो फिर तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदता, कभी फाटक पर सवार होता, कभी आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाता। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल।
ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और उसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। देखो बच्चों, अगर हमसे हमारे बड़े कोई सवाल करते हैं और हम कुछ गलती करते हैं तो उसके जवाब में हमें केवल मौन ही रहना चाहिए, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने से बड़ों का आदर करते हैं। हमेशा यही सवाल, ना जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और बड़े भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ भी ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। बड़े भाई साहब को ऐसा लगता था कि अगर मैं इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ूंगा तो मैं जीवन भर अंग्रेजी पढ़ना नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजी पढ़ना एक मुश्किल काम है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी का खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नथु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को ही आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। फिर मैं क्या कहता, तुम कितने गूंगा हो जो मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। अब लेखक रहता तो मौन था, लेकिन वो बड़े भाई साहब को यह कहना चाहता था कि आप देखिए कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। आप अपनी आंखों से देखते तो हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी या बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। अब बड़े भाई साहब जो हैं वो लेखक को समझा रहे हैं कि देखो यहाँ आसपास कितने मैच होते हैं, कभी तुमने मुझे देखा है कि मैं उन मैचों को खेलने के लिए जाता हूँ? हर समय मैं पढ़ता रहता हूँ और एक एक कक्षा में मैंने 2-2, 3-3 साल लगा दिए हैं। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादाजी की गाड़ी कमाई के रुपए बर्बाद क्यों करते हैं? अब बड़े भाई साहब को ऐसा लग रहा है कि लेखक जो है पूरा समय खेलने में बर्बाद कर रहा है और वो कुछ पढ़ता नहीं है, और वो एक ही कक्षा में 2 या 3 वर्ष लगाने वाला है, और दादाजी ने जो उसको पढ़ाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो वह अपने दादाजी की गाड़ी कमाई जो है वो खराब कर रहा है। मैं यह सुनकर आंसू बहाने लगा। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने ही किया था। लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, यानी कि भाई साहब को यह आता था कि वो समय समय पर मुझे उपदेश दें और कुछ कुछ बातें सुनाएं। ऐसी ऐसी बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरी जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचता
सोचने लगता कि क्यों ना अब मैं घर वापस चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर मैं क्यों अपनी पूरी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद फिर निराशा के बादल छट जाते थे और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। भाई साहब की इतनी बातें सुनकर बार बार लेखक के मन में जो थी वो निराशा आ जाती थी। लेखक को लगता था कि शायद मैं इस कक्षा में पढ़ भी पाऊंगा या नहीं, मैं इतनी मेहनत कर भी पाऊंगा कि नहीं। और यही बात बच्चों हमारे साथ भी होती है। अगर हम अपनी कक्षा में पढ़ रहे हैं या हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं और कोई हमें बार बार ये कहे कि आप इस कार्य को नहीं कर सकते, आप इस कार्य को नहीं कर सकते, तो हम मन में सोचने लगते हैं कि क्या सच में हम इस कार्य को नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं, मेहनत से हम प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। जीवन में कभी कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसको हम नहीं कर सकते। मेहनत और परिश्रम के बल पर हम हमेशा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं झटपट से एक टाइम टेबल बनाता हूँ, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूँ। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल अड़ जाती है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करना, फिर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और फिर स्कूल। देखो बच्चों, जब हम घर पर होते हैं या हमारा कोई दिन का अवकाश होता है तो हम भी अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह एक निश्चित समय पर उठना, फिर नहाना, फिर नाश्ता करना, फिर पढ़ना। और पढ़ने के लिए भी हम भी अपने सभी विषयों के लिए अलग अलग समय जो है वो लिखते हैं या उसको तय करते हैं अपनी समय तालिका कि हमें इतने समय से इतने समय तक ये विषय पढ़ना है और इतने समय से इतने समय तक ये विषय पढ़ना है। क्योंकि जब हम अपनी समय तालिका बना लेते हैं तो हम अपने उस कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। फिर भोजन और फिर स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 बजे तक अनुवाद, 9 से 10 बजे तक हिंदी और 10 से 11 बजे तक विविध विषय, यानी कि 10 से 11 बजे तक कोई ऐसा विषय जो लेखक को नहीं समझ आ रहा, वो कोई भी विषय हो सकता है, वो उस विषय का अध्ययन करता था और फिर वो विश्राम करता था। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। ये बात हम सभी पर लागू होती है कि हम टाइम टेबल बनाते हैं तो हमें उस टाइम टेबल पर अमल भी करना चाहिए। खाली टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता। टाइम टेबल बनाकर उस टाइम टेबल को अपनी दिनचर्या में भी शामिल करना चाहिए। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और भाई साहब की नसीहत और फजीहत का अवसर उन्हें मिल जाता। मैं उनके साय से भी भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। जब भाई साहब ने बार बार लेखक को डांटना फटकारना शुरू कर दिया तो लेखक ने अब उनसे नजरें चुराना शुरू कर दिया। वह चुपके चुपके दबे पांव कमरे में आता और चुपचाप बैठ जाता कि भाई साहब को पता न चले कि वो
बाहर से कमरे के भीतर आ गया है। उनकी नज़र मेरी ओर उठती तो मेरे प्राण निकल जाते। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और खुर्कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सका। मतलब लेखक को खेल कूद से इतना प्यार था, उसको इतनी डांट पड़ती, भाई साहब उसको समय समय पर ताने देते, उसकी अवहेलना करते, लेकिन फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ पाता। बच्चों, ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है कि वह खेल कूद को ज़्यादा महत्व देते तो पढ़ाई को भी है, पर बच्चों को खेलना कूदना अधिक पसंद होता है। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब देखिए, भाई साहब पूरा दिन पढ़ते रहते थे, फिर भी वो अपनी कक्षा में फेल हो गए। और जो लेखक था वो क्या करता, वो समय समय पर खेलता, बाहर जाता, मित्रों के साथ समय बिताता, पढ़ता, फिर भी वो अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आया। यानी कि लेखक ने प्रथम श्रेणी में अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया, भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी यह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि अब लेखक को अपने भाई साहब से हमदर्दी हुई। कहाँ तो लेखक सोच रहा था कि वो अपने भाई साहब को ताने देगा, उनको कुछ कुछ बातें कहेगा, लेकिन जब उसने अपने भाई साहब का निराश चेहरा देखा तो उसे अपने भाई साहब के प्रति हमदर्दी उत्पन्न हो गई और वो उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी अब उसको लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब अब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मेरी फजीयत भी की तो मैं साफ कह दूंगा। मैंने सोच लिया था कि अब भाई साहब अगर मुझे बार बार ताने देंगे या मुझे कुछ कहेंगे तो मैं उनको साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते खेलते भी दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से वह आतंक मुझ पर नहीं था। हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब ने मुझे भांप लिया है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का भी नहीं रहता। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो आपने पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। जो राजा पूरे भूमंडल पर राज्य करता है, यानी कि पूरे भूमंडल का, पूरे पृथ्वी मंडल पर जिसका शासन होता है, उसको चक्रवर्ती राजा कहा जाता है। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें हम चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था,
संसार के सही महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी रावण के दास थे। मगर उसका क्या अंत हुआ? रावण ने पूरे संसार पर राज्य किया, शासन किया, चक्रवर्ती राजा कहलाया। बड़े बड़े देवताओं को उसने अपना दास बना के रखा। लेकिन क्या हुआ? उसका अंत बुरा हुआ, क्योंकि बुराई का अंत सदैव बच्चों बुरा ही होगा। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे, अच्छाई करेंगे तो सब अच्छा होगा, लेकिन अगर हम बुरा करेंगे तो सब बुरा होगा। घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो भी कुकर्म कर रहे हैं पर अभिमान ना करें। इतराए नहीं, अभिमान किया और वह इस दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी आपने पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। शैतान जो था वह सोचता था कि वह दुनिया में ईश्वर का सबसे बड़ा भक्त है। लेकिन क्या हुआ? अंत में उसे स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। अब समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हो, अंधे के हाथ बटेर लग गए हैं। बड़े भाई साहब उनको समझा रहे हैं कि तू अपनी मेहनत से पास नहीं हुआ है, ये तो पता नहीं ऐसे ही तुम पास हो गए हो। जैसे कि अंधे के हाथ में कभी कभी बटेर लग जाती है, मगर बटेर केवल एक ही बार हाथ लगती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह होता है जिसका निशाना कभी भी खाली ना जाए। अर्थात वही व्यक्ति सफल होता है जो हमेशा अपनी परीक्षा में अव्वल आए, मेहनत करे और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ता जाए, कभी भी असफलता का मुंह ना देखे। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ है यह याद कर लेना क्या तुम आसान समझते हो? सिफर भी ना मिलेगा, सफा चट। अगर हेनरी 7वें की जगह तुमने हेनरी 8वां लिख दिया, हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधेरों हो जाता है। इन अभागों के नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अब भाई साहब को लग रहा है कि उन्होंने ये जो नाम लगाए हैं अगर वो मुझसे पूछ लेते तो मैं तो उन्हें उनके आगे लगाने के लिए 10 लाख नाम बताता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया तो फिर क्या सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहिनों से क्यों नहीं पूछता कि आखिर आ बा जा और आ जा बा में क्या अंतर है? भाई क्या फर्क पड़ता है? हमने आ बा जा लिख दिया या आ जा बा लिख दिया। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई? खाई तो हमने रोटी ही ना, फिर फर्क क्या पड़ता है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो बस यही देखते हैं कि जो पुस्तक में लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें।
मतलब कि अब भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो परीक्षक हैं उन्हें तो पूरा रटा रटाया काम चाहिए कि जो पुस्तक में लिखा है हम वो बिल्कुल पूरा रट लें और वो रटा रटाया काम जो है वो उत्तर पुस्तिका में लिख दें, तभी प्रशिक्षक जो है वो हमें अच्छे अंक देंगे। और इसी रटंत्र का नाम शिक्षा रट छोड़ा है। और आखिर इन बेसिक पैर की बातों में पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे क्या प्रयोजन? दुगना नहीं तो चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास तो होना ही है ना, तो यह सब खुराफात तो याद रखनी ही पड़ेगी। कह दिया ना, समय की पाबंदी। समय की पाबंदी पर भाई एक निबंध लिखो जो कम से कम 4 पन्नों का हो। अब आप कॉपी सामने खोलो, कलम हाथ में लो और उसके नाम को रोइए। नहीं जानता कोई कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा कि अगर हम समय की पाबंदी रखेंगे, यानी कि हम समय का उपयोग करेंगे, तो हमारे जीवन में संयम अवश्य आएगा। दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने अब मैं कैसे लिखूं? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? अब लेखक को लग रहा है कि समय की पाबंदी पर जो है एक निबंध लिखना है। वो कह रहे हैं कि वो निबंध अगर मुझे 1 पेज का लिखना है तो मैं अब उस निबंध को 4 पन्नों का क्यों लिखूं? यानी कि वो 4 पन्नों का निबंध लिखना नहीं चाहता। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। अब लेखक को ऐसा लग रहा है कि अगर 1 पन्ने में काम चल सकता है तो 4 पन्नों में लिखना, यानी कि एक विषय के 4 पन्ने लिखना समय की बर्बादी है। व्यर्थ में किस बात को ठूस दिया जाए? हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो वो चटपट कह दे। अब लेखक को लग रहा है कि मुझे तो जो भी बोलना है वो मैं एकदम से कह दूं। मैं उस बात को इतना लंबा और इतना बड़ा क्यों लिखूं और इतने पन्ने में क्यों भरूं? मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने ही पड़ेंगे, चाहे कैसे भी लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुल्स के आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है कि संक्षेप में लिखिए। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो। मतलब कि एक तो समय की पाबंदी और निबंध भी संक्षेप में, जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है, संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और वो भी धीरे धीरे। उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात को समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। इस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अब बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को समझा रहे हैं कि जब तुम मेरी कक्षा में आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इस कक्षा में कितना पढ़ना पड़ता है और तुम्हें आटे दाल का भाव तब मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हारे माँ जमीन पर नहीं पढ़ रही हैं, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरे बांधिए, नहीं तो पछताइए। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। अब लेखक कह रहा है कि ये तो शुक्र है कि उस समय मुझे स्कूल जाना था, नहीं तो बड़े भाई साहब का उपदेश जो है वो लगातार चलता रहता। पर स्कूल जाने का समय हो गया था, इसलिए बड़े भाई साहब की वो उपदेश माला जो थी वो वहीं पर समाप्त हो गई। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था।
जब पास होने पर भी तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे प्राण ही ले लिए जाते। अब लेखक को लग रहा है कि मैं अपनी कक्षा में अव्वल दर्जे में पास हुआ तो भी मुझे इतने ताने सुनने पड़ रहे हैं, और अगर मैं फेल हो जाता तो शायद बड़े भाई साहब ताने मार मार कर मेरे प्राण ही ले लेते। बड़े भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। अब लेखक को भी डर लगने लगा था कि भाई जब मैं बड़े भाई साहब वाली कक्षा में आऊँगा तो जाने पढ़ाई कितनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बड़े भाई साहब बार बार उसको बोलते थे कि जब तुम मेरी कक्षा में मेरे दर्जे में आओगे तब तुम्हें आटे दाल का भाव जो है वो मालूम हो जाएगा। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार भी पुस्तकों में मेरी रुचि जो कि तो बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से मैं ना जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में दलील ना होना पाए। देखो बच्चों, कई बच्चे सच में ही ऐसे करते हैं कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते उतना ही है कि रोज विद्यालय में जो कार्य उनको मिलता है बस वो वही कार्य पूरा करते हैं, और उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि कल जब हम विद्यालय जाएं तो अध्यापिका से हमें डांट खानी पड़े, लेकिन वो कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करते। यानी कि वो यह नहीं सोचते कि हमें विद्यालय में जितना कार्य दिया गया है या हमारी अध्यापिका ने जितना हमें पढ़ाया है हम उससे अधिक कुछ और आगे भी बढ़ें, यानी कुछ और भी जानने का हम अवसर प्राप्त करें। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुए और फिर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और बड़े भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणातक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गया। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। अब जब दूसरी बार भी लेखक अपने दर्जे में अव्वल आया और भाई साहब फेल हो गए तो अब लेखक को अपने भाई के लिए बहुत दुख हुआ, और लेखक की जो अपने दर्जे में अव्वल आने की, प्रथम आने की जो खुशी थी वो आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर ही रह गया। मेरे मन में और कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। अब लेखक को ऐसा लगने लगा कि अब ऐसा हो कि इस साल भी भाई साहब जो है वो फेल हो जाएं, फिर तो मेरी कक्षा में ही आ जाएंगे, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के विचार से ही तो मुझे डांटते होंगे। अब लेखक के मन में यह आया कि नहीं, अगर मेरे बड़े भाई साहब मुझे डांटते हैं या मुझे कुछ समझाते हैं तो वह मेरा भला चाहते हैं। बच्चों, यही बात हम सभी के लिए कि अगर आपके अध्यापक या आपके माता पिता आपको किसी बात के लिए समझाते हैं या आपको किसी बात के लिए डांटते हैं तो आप कभी भी उस बात का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं, आपका हित चाहते हैं, और आपका भला और हित चाहने के लिए तो आपको डांटा जाता है। मुझे इस वक्त तो यह अप्रिय लगता है, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए।
कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम किया। शायद अब वे खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, या रहा भी है तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब भाई साहब ने धीरे धीरे लेखक को डांटना कम कर दिया, और लेखक ने भी जब भाई साहब नहीं डांटते थे तो वह भी अब उनकी आज़ादी का जो है लाभ उठाने लगा था। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या मैं ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब वो भी बंद हो गया। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट हो जाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में अब कम होता जा रहा है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही। बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही है। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहाँ सब कुछ समतल है, ना मोटर कारें हैं, ना ट्रॉम है और ना ही गाड़ी। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से अभी लौटकर आए थे। उन्होंने मेरा हाथ वहीं पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ भी लिहाज नहीं रहा कि अब नीची जमात में तुम नहीं हो। भाई साहब ने कहा कि अब तुम ऊंची जमात में आ गए, यानी कि बड़ी कक्षा में आ गए हो। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा ही नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। अब भाई साहब मुझे ये समझा रहे हैं कि अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो। पुराने समय में लोग 8वीं कक्षा पास करके नायाब तहसीलदार जैसे पदों पर आसीन हो जाया करते थे। मैं कितनी ही मिडिलिस्टियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। तो बड़े भाई साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि कितने ही लोग ऐसे हैं, हमारे कई नेता भी ऐसे हैं जो केवल 8वीं जमात पास हैं। कई संपादक भी ऐसे हैं जो केवल 8वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती से काम करते हैं और तुम ही उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन यह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक
नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। अब भाई साहब जो हैं वो लेखक को समझा रहे हैं कि तुम यह मत समझो कि तुम मुझसे केवल एक कक्षा पीछे, केवल एक कक्षा पीछे होने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं उम्र में तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष ही हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे हमेशा 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही 5 साल बड़ा रहूँगा। मुझसे दुनिया का मुझे और ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और MPhil या DPhil और या DLit क्यों हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। बड़े भाई साहब अपने भाई को समझा रहे हैं कि हमारी अम्मा और हमारे दादा बेशक वह अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, या हमारे माता पिता बेशक वो हमसे कम पढ़े लिखे हों, लेकिन हमें समझाने का और हमें सुधारने का जो अधिकार उनके पास होता है, वो केवल उन्हीं के पास ही रहता है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है। देर ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो वो किसी को भी तार ना देंगे, ना घबराएंगे, ना बदहवास होंगे। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं कर सकते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले, जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं। अब लेखक जो हैं, बड़े भाई साहब जो हैं, वो लेखक को यह समझा रहे हैं कि हमारे दादा हमें जो पूरे महीने का खर्च देते हैं, हम उस खर्च को भी ठीक तरह से नहीं चला पाते। मतलब एक महीने के पैसे को हम 20-22 दिन में ही खर्च कर देते हैं और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, हम एक पैसे को मुहताज हो जाते हैं, यानी कि हमें पैसों की तंगी शुरू हो जाती है, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से हम मुँह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन भी किया है, जिससे मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA हैं कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, उनके घर में तो जैसे लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर अब दिल से निकाल दो कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो तुम अब स्वतंत्र हो गए हो। मेरे देखते तुम बेराह ना चलने पाओगे। अगर तुम यूँ ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ
तुम्हें मेरी बातें जानकर डर लग रहा है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ भी फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार नहीं। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौए उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन मैं क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य तो मेरे सर पर है। बड़े भाई साहब यह सोचते थे कि हमारे दादाजी ने हमें अगर बाहर कहीं पढ़ने के लिए भेजा है तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने से 5 साल छोटे अपने भाई की देखभाल करूं। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं, उछलकर उसकी डोर पकड़ और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा